humbly request Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha sir to please release the book and do the honors. I'll also request our publisher, Mrs. Renu Paul, to come on the text. इसको लिखा है बशीर असद साहब ने, सभागार में उपस्थित अल्ताफ बुखारी साहब, केएन श्रीवास्तव जी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों। कश्मीर पर मेरे विचार मैं समझता हूं मैं बोलने वाला नहीं हूं, मैं किताब का ही जिक्र करूंगा और अपनी मर्यादा में थोड़ी बातें और कहूंगा। सबसे पहले मैं बशीर असद साहब को उनकी इस नई किताब कश्मीर द वॉर ऑफ नरेटिव्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी शुभकामना है कि ये बेस्ट सेलर बने। पुरानी पीढ़ी के पत्रकारों की तरह बशीर साहब के पैर और कान दोनों जमीन पर ही रहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने जो खुद अपनी आंखों से देखा है, जो महसूस किया है, उसी को उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूं कि वो लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। सामान्य जन की भावनाओं को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसे जीते जागते कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मेहनत कश हैं, मेहनत करके जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, व्यवसायी हो। भ्रम अनेक प्रकार से फैलाया जाता रहा है और उसके लिए किस प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये किताब उस दृष्टि से भी बखूबी प्रकाश डालती है। मैंने अभी पूरी किताब पढ़ी नहीं है और मुझे लगता है कि अगर मैं किताब पर ज्यादा बोलूंगा तो वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो मैं यहीं छोड़ता हूं कि आप इसको पढ़िए। इस किताब की जो प्रस्तावना है, मैं बशीर साहब के आखिरी पैरे में जम्मू कश्मीर की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और मैंने कई अवसरों पर यह बात कही है कि कुछ विशेष लोग हैं जिनका इलाज विदेश में हो सकता है, कुछ विशेष लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ सकते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सामान्य आदमी के लिए नहीं है। ये एक स्थिति लंबे अरसे से चली आ रही थी। इस किताब में उस बात का जिक्र है, अल्ताफ साहब, इसलिए मैंने कहा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मोटे तौर पर अगर मैं 2-4 बातें कहूं तो सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 1,25,00,000 है, अधिकतम 1,30,00,000 होगी। पिछले साल जो पार्लियामेंट ने बजट यहां का पास किया वो 1,08,000 करोड़ रुपए का है, मैंने मोटा मोटी 1,10,000 करोड़ का। उसके पहले वर्ष में 1,00,000 करोड़ का बजट था और उसके पहले 90,000 करोड़ का। अब इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि इसको समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के बारे में जब कहा जाता है तो बड़ा पिछड़ापन है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अनेक लोग इस तरह की बात करते हैं। तो मैं देश के उन राज्यों की बात करूंगा जिनको भी लोग मानते हैं कि ये पिछड़े राज्य की श्रेणी में है, बिहार और यूपी। अगर उसको आप देखेंगे तो बिहार की आबादी आप सबको पता है 12-13 करोड़ है और इस साल का जो बजट है उनका वो 2,18,000 करोड़ रुपए का है। पिछले साल ये 2,11,000 करोड़ रुपए का था। उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मोटे तौर पर आबादी उसकी आप सबको मालूम है 22-23 करोड़ होगी और उनका बजट 5,50,000 करोड़ रुपए का है। मुझे लगता है कि ये आंकड़े अगर आप कंपेयर करेंगे तो पर कैपिटा एलोकेशन
की अगर मैं चर्चा करूं तो शायद इन राज्यों से 8 गुना 9 गुना ज्यादा, और ये पिछले 3 सालों में नहीं हुआ है। ये सच है कि जब देश में 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो डिवोल्यूशन जो है वो 32% से 42% हुआ, इसलिए स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलने लगा। लेकिन ये आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर का एलोकेशन बाकी राज्यों की तुलना में, अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो काफी ज्यादा रहा है। अब एक दूसरा परिदृश्य अगर आप विचार करें तो 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी वाले बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या 4 लाख से कम है। जम्मू कश्मीर में अस्थायी कर्मचारी माने परमानेंट एम्प्लॉय 4 लाख से ज्यादा हैं और 90,000 डेली वेजर्स हैं। बेचारे उनकी भी दिक्कत है, कोई कई वर्ष से काम कर रहा है, कोई 2,000 पाता है, कोई 3,000 पाता है, कोई 4,000। धरना भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, उम्मीद में है कि शायद और विचार करना भी चाहिए। तीसरा पहलू, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो शुरू हुई थी। मुख्य उद्देश्य था कि गांवों को सड़क से जोड़ना, और मुझे लगता है कि जब योजना बनी तो जो क्राइटेरिया फिक्स किया था भारत सरकार ने, पहले चरण में फर्स्ट फेज में 1,000 आबादी के जो गांव हैं, ऐसे विलेज जिनकी पॉपुलेशन 1,000 है, उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। जब बाकी राज्यों के लिए ये क्राइटेरिया पॉपुलेशन की 1,000 थी तो हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, 500 थी। जब 1,000 आबादी के गांव सारे जुड़ गए तो भारत सरकार ने क्राइटेरिया बदली और कहा कि अब 500 आबादी के जो गांव हैं उनको हम सड़क से जोड़ेंगे। फिर हिली स्टेट्स के लिए वो क्राइटेरिया बदल गई, 250 हो गई। अब आज की तारीख में 974 गांव हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है, वो सड़क से नहीं जुड़े हैं। पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 ये मार्च 22 में पूरी होने जा रही है। भारत सरकार उस योजना को बंद करने जा रही है। पिछले दिनों मैं आया था, ग्रामीण विकास मंत्री और उनके सचिव से मैं मिला था, ये अनुरोध करने के लिए कि हमारे लिए एक एक्सेप्शन मानिए, हम 5-6 महीना की अनुमति हमको और दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब ये तो योजना ही बंद हो जाएगी, कैसे दे सकते हैं। हमने उनको कारण बताया कि पिछले 2 सालों की प्रगति देखिए, कितनी सड़कें बनी हैं पीएमजीएसवाई में, और इस साल की देखिए, तो शायद आपको अंतर समझ में आएगा। और इस साल मैंने कई कारण बताया, उसको यहां मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। भारत सरकार तय करेगी क्या होगा। अगर पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो सामान्य तौर पर पिछले 7-8 वर्षों में खास तौर से अनेक रिफॉर्म्स हुए और अब हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। सुदूर ग्रामीण अंचल में भी 20 घंटे 22 घंटे, श्रीवास्तव जी भी गांव से आते हैं, इनके गांव में भी 20-22 घंटे बिजली मिलती है, हमारे गांव में भी आती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू में 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती है। मैं गुलमर्ग गया था पिछले दिनों विंटर स्पोर्ट्स में, तो एक कार्यक्रम था, ऐसे ही बात में मैंने एक भाषण में एक बात कह दी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी है। मुझे मालूम था कि जम्मू में गर्मियों में बड़ी दिक्कत होगी, पहले से हमने कोशिश करी, बावजूद इसके इस बार जम्मू की हालत खराब रही। 20 साल 25 साल के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, जब मेन ट्रांसमिशन लाइन कश्मीर की बन रही थी जो ले तक गई है, तब उस समय जो प्रोजेक्ट भारत सरकार के पावर मिनिस्टर ने सैंक्शन किया उसमें लिखा हुआ था कि रजौरी या पुंछ में एक 400 केवीए का सब स्टेशन बनना चाहिए। ये बात 17 साल पुरानी हो गई, नहीं बना। अनेक ऐसे ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट अभी पूरे हुए हैं जो 17 साल पहले शुरू हुए, 18 साल पहले शुरू हुए। और दूसरा तथ्य कि मोटे तौर पर 6400 करोड़ रुपए 6400 करोड़ की बिजली हम खरीद रहे हैं और 2632 करोड़ रुपए हमको रेवेन्यू मिलता है। अब ये व्यवस्था चल पाएगी? मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो वही है। इस बार मैंने एक टारगेट दिया है कि 3 महीने में 10% कम करिए, तो हड़ताल की धमकी आने लगी।
क्षमता की अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर हाइड्रो पावर की क्षमता वहां 18 से 20,000 मेगावाट है। जनरेशन हमारा 3500 मेगावाट है। क्लासिक उदाहरण मिल जाएंगे। सयालकोट करके एक प्रोजेक्ट है, 84 में शुरू हुई थी, अभी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं ऐसे 10-20 नाम बता सकता हूं। अभी नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन के साथ कुछ हम लोगों ने अनुबंध किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसी थी जिनके फेज 1 पूरे हो गए थे, तो फेज 2 जल्दी 3.5-4 साल में पूरे हो जाएंगे और बाकी जो परियोजनाएं मुझे लगता है 5 साल में पूरी हो जाएंगी। तो जितनी बिजली 47 से अब 2000 तक बन रही थी, मुझे लगता है कि 2025-26 तक उतनी बिजली और बनने लगेगी। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और ये काम निश्चित रूप से हो जाएगा। तब शायद थोड़ी स्थिति हमारी बेहतर हो। अब ये बुनियादी सुविधाएं किस लिए लोगों को नहीं मिली, ये गौर करने का विषय है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस पर मैं कोई बात कर सकूं। इसके लिए राजनीतिक लोग हैं मेरे पास, उसके लिए लगता है कि मैंडेट नहीं है। क्यों बुखारी साहब? तो मैं केवल तथ्य ही रख सकता हूं। एक बात मुझे समझ में आती है कि वहां भी लोग हैं जिनको भारत से बहुत प्रेम है। वहां भी लोग हैं जो राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहते हैं। वहां भी लोग काफी संख्या में हैं। ये गलत धारणा फैलाई जाती है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान रखते हैं, मुझे लगता है। और ये मैंने इस बार महसूस किया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, मुझे लोगों ने बताया कि साहब जब राष्ट्रपति जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो यहां बंदी होती है। हमने कहा किस बात की बंदी होती है? थोड़ा समझने की कोशिश की। ईश्वर की कृपा से कोई बंद नहीं हुआ। 5 अगस्त फिर बंदी होगी। अच्छा, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि 5 अगस्त कोई महत्वपूर्ण चीज है। तो उस दिन डीडीसी चेयरमैन साहब लोगों को मैंने बुलाया था, कुछ आए कुछ नहीं आए। बाद में मुझे पता लगा लड़कियों की फुटबॉल लीग का मैंने उसी दिन शुभारंभ किया। हमने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी उसी दिन शुरू किया हमने। तो मुझे ये लगा था 5 अगस्त, मैंने बाद में मुझे पता लगा कि साहब यहां तो बंद कराने की योजना है। ईश्वर कृपा से बंद नहीं हुआ और देश भर के पत्रकार भी पहुंच गए थे। यहां सभागार में भी 1-2 लोग हैं जो वहां थे। तो रात को मिले लोग मुझे, तो एक सज्जन ने कहा साहब आपने तो डंडे के जोर से बंद करा दिया। हमने कहा भाई एक बात समझिए कि सारा यातायात खुला हुआ था, लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग के लिए आ रहे थे, तो ये डंडे के जोर से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप मानते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, बंद भी तो पाकिस्तान और आतंकवाद की बंदूक से होता था। मैंने अगर डंडे का प्रयोग किया तो कोई बुरा नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये फाइन लाइन है, इसके आगे किसी को अनुमति नहीं है, हूसोएवर ही में भी। और ये स्टैंड जब तक मैं हूं यही रहने वाला है। इसमें कोई समझौता करना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं होगा। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग स्वयंभू जानकार हैं कश्मीर के, उनके बिना कश्मीर चल ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि अब ये इन भ्रांतियों से बाहर निकलने की जरूरत है। वहां की आवाम क्या चाहती है, आम आदमी क्या चाहता है, उसका जीवन कैसे ठीक हो सकता है, उसको रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा, ये सच है कि उनकी पीड़ा देखने के बाद कोई भी संवेदनशील व्यक्ति कितना दुखी होता होगा, इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। ऐसे लोगों से मैं मिलता रहता हूं, काफी लोगों से मैं मिला। इंडस्ट्रियल स्कीम एक भारत सरकार ने जारी की है और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि सोच समझ करके, और खास तौर से देश के गृह मंत्री जी ने उसमें बड़ी रुचि ली है। सामान्य तौर पर जहां इंसेंटिव दिए गए, अगर आप देखें तो लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार देने के लिए नहीं गए, इंसेंटिव लेने के लिए गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जीएसटी में ही 300% का इंसेंटिव हमने दिया कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, तभी इंसेंटिव मिलेगा। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। जब ये स्कीम बनी थी तो मोटे तौर पर मुझे लग रहा था कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख यूथ को रोजगार मिलेगा। लेकिन अभी आज की तारीख में हमारे पास 23,500 करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं आज की तारीख में, जिसमें से
5,000 करोड़ के आसपास की स्वीकृति इस महीने तक हो जाएगी। 2,300 करोड़ की स्वीकृति हो गई है। और जिस तरह का मैं वातावरण देख रहा हूं, इंडस्ट्री का इंटरेस्ट देख रहा हूं, मुझे लगता है उसमें जरा मैं क्लासिफाई भी कर दूं कि 11,000 करोड़ का कश्मीर में है और 12,000 करोड़ का जम्मू में है, क्योंकि यहां ये भ्रम जरा जल्दी फैलता है। तो इसलिए कि जम्मू में आ जाएगा, कश्मीर में कैसे आएगा। मैं जो अनुमान कर रहा हूं, अगर मेरा अनुमान सही है तो 2022 तक मैं आश्वस्त हूं कि मिनिमम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां आएगा और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बच्चों से मिलता हूं, एमटेक किया हूं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हूं, 4 साल से बैठा हूं। हमने कहा क्यों? कहा साहब सरकारी नौकरी निकलेगी तो अप्लाई करेंगे। इस मानसिकता से बच्चे बाहर आए। मिशन यूथ करके एक कार्यक्रम शुरू किया है। मैं नहीं मानता हूं कि उससे सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि गति पकड़ लिया उसने। हर पंचायत में यूथ क्लब बन गए और 15 अगस्त के दिन उन बच्चों से मैंने 8 जिले के बच्चों से बात की। उनमें उत्साह है और अनेक इस तरह के कार्यक्रम मुमकिन हो, महिलाओं के इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हौसला हो, अनेक कार्यक्रम भी शुरू किए। और मुझे लगता है कि लोग रुचि भी ले रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग वहां के नौजवानों को देने का काम शुरू किया है। पैंडेमिक जरूर बाधा पैदा करता रहा है। लक्ष्य हमारा है 5,000 लोगों को ट्रेन करने का, और उसमें कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आशीष चौहान रेगुलर आते रहते हैं। और भी टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से जो 2 सेंटर हमने बनाए, एक जम्मू का, जब बारामूला में, एक जम्मू में। तो जब मैं जम्मू सेंटर को इनाग्रेट कर रहा था तो IIT जम्मू के डायरेक्टर मेरे साथ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ऐसे इक्विपमेंट तो हमारे IIT में भी नहीं है, और ये 2 बने हैं, 14 आने वाले 6 महीने में बन जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जो आज इंडस्ट्री को जरूरत हो ऐसी वर्कफोर्स हम जम्मू कश्मीर में तैयार कर सकें। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि वहां जो टैलेंट है, शायद पिछले 35-40 साल से मैं भी सक्रिय रहा हूं, देश के किसी हिस्से में मैंने नहीं देखा है। और खासतौर से बच्चियां, मैं जितनी सराहना करूं कम है। प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से रुचि रखते हैं जम्मू कश्मीर में, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। और मोटे तौर पर 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट, ये ऐसे अनेक संस्थान, IIT, निफ्ट, IIM, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, ये सब 2014 के बाद के हैं, 15 के बाद के। जम्मू का एम्स पहला बैच ऋषिकेश में पहले बैच के बच्चे पढ़ रहे थे। इस साल के बच्चे जम्मू पढ़ेंगे। श्रीनगर के पास अवंतीपुरा में बन रहा है, वहां कुछ आर्मी का कैंप है, उससे विवाद था, विवाद हल कर दिया गया है। टेंडर CPWD बना रही हो गए हैं, वो काम भी शुरू होने जा रहे हैं। तो इस तरह का अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, 15-16 में नवजात शिशु मृत्यु दर 23.1 थी, आज 19-20 में घट करके सिंगल डिजिट हो गई, 9.8 पर आ गई। अगर शिशु मृत्यु दर की मैं बात करूं 15-16 में, तो ये 32.4 थी, आज ये घट करके 16.2 हो गई है। अंडर 5 मार्टेलिटी रेट की मैं बात करूं तो 15-16 में 37.6 थी और आज ये 18.5 रह गई। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। मुझे लगता है कि श्रीवास्तव जी यहाँ हैं, एक आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जिसमें हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। उस योजना में कवर्ड वही लोग थे जो BPL श्रेणी में आते थे। अभी उसके व्याप को थोड़ा बढ़ाया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी के कारण ये योजना जम्मू कश्मीर में भी लागू हुई है, आयुष्मान भारत के अलावा सेहत के नाम से। और उसमें जम्मू कश्मीर का हर परिवार कवर्ड है। अल्ताफ बुखारी साहब भी चाहेंगे, चाहे जितने धनाढ्य हों, तो इनको भी 5 लाख का कवरेज इस योजना में है। तो बिना किसी भेदभाव के सबको मिलेगा। कोरोना ने पूरे देश को परेशान किया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले साल में 6 अगस्त को गया था, 7 अगस्त को हमने ओथ लिया था। तो उस समय पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता जो थी वो 15,000 LPM थी। कश्मीर में थोड़ा ज्यादा थी, जम्मू में थोड़ी कम थी।
आज हमारी क्षमता 66,000 LPM है प्रतिदिन की, और एक महीने में ये 90,000 LPM हो जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस तरह की परिस्थिति थी, थोड़ा बेहतर हम थे। ऐसा समय शायद कभी आया हो कि किसी को ऑक्सीजन बेड न मिले, ऐसी स्थिति हमारे पास आई हो। सामान्य रूप से स्थिति थी। एक यही सज्जन बैठे हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा, साहब हम इंटरव्यू आपसे आपका करना चाहते हैं, वहां मैनेजमेंट काफी अच्छा हो गया है। मैंने कहा मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाला हूं, कब ये बिगड़ जाएगा मैं खुद नहीं जानता हूं, और न खुद। लेकिन आप जितना भी कर लें, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, और उनके लिए मैं समझता हूं कि कोई शब्द किसी के पास नहीं हो सकते हैं। उस दृष्टि से भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि चाहे वो उनके अभिभावकों को पेंशन देने का हो, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने का हो, या जितनी हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम से उनका लाभ देने का। और समाज कल्याण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक अलग से सेल बनाई है सक्षम नाम से, और ये भी कहा है कि हर परिवार से एक आदमी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यवस्था हम सरकार की ओर से करेंगे। एक बैक टू विलेज कार्यक्रम वहां मेरे जाने के पहले हुआ था, पिछली बार भी शुरू हुआ। कई काम होते थे, मैंने उसमें एक काम जोड़ा कि हर पंचायत से 2 यूथ आइडेंटिफाई करेंगे और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराएंगे। 4295 पंचायत है वहां, 4295। तो मुझे लगा 10,000 लोगों को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20,000 नौजवानों ने उसमें, और शर्त थी 10 लाख तक अधिकतम, वो अवेल किया। उसमें 4500 महिलाएं हैं। 4500। इस साल का टारगेट हमारा 50,000 है, और एक दिन एक कार्यक्रम मैंने कहा कि अगर 1 लाख लोग भी आएंगे तो पैसे की कमी हमारे पास नहीं है, लोगों को दिया जाएगा। तो अनेक प्रकार से कोशिश। अब पूरे आंकड़े में बताऊं, मुझे अभी बनारस जाना है, अपनी बहन के पास कल रक्षाबंधन है, तो मुझे लगता है कि लेखक का जो काम होता है वो अतीत की खिड़की को खोलता है। बशीर साहब ने भी एक उम्दा प्रयास किया है, और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जल्दी ही दूसरा संस्करण। और इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत प्यार है, मुझे कोई इनसे प्यार नहीं है। किसी लेखक से और पत्रकार से प्यार करना, इससे भारी काम कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अब क्या लिख देगा। तो मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर, मैं मानता हूं कि जितने लोग जो चाहें करें, लेकिन हमारा दृष्टिकोण साफ है। जम्मू कश्मीर को शांति विकास के रास्ते पर ले जाना, वहां के युवाओं को रोजगार मिले, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि थोड़ा आशावादी हूं कि उस रास्ते पर ले जाने में ईश्वर हमें जरूर सफलता देगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।